राम जन्मभूमि ट्रस्ट घोटाले के सामने आने के महज 2 सप्ताह के भीतर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर सिंहस्थ कुंभ के आयोजन के लिए किए जा रहे विकास कार्यों की आड़ में करोड़ों की जमीन के खरीद फरोख्त के आरोप लगे हैं। दोनों ही आरोपों पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व खामोश है। न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, न तो विपक्ष द्वारा इस्तीफे मांगने का विरोध किया जा रहा है, न तो किसी किस्म की सफाई दी जा रही है। यह सवाल सभी की जुबान पर है कि जब उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में समय से पूर्व विधानसभा चुनाव कराने की योजना बन रही है, तो वैसे में भाजपा इन आरोपों का मुकाबला करते क्यों नहीं नजर आ रही है। नहीं भूला जाना चाहिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व में एक कार्यक्रम के दौरान साफ साफ कहा था कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते। नए इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। चलिए इस वीडियो में न खाऊंगा न खाने दूंगा इस कहावत की पोल खोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतुसेन और ये रिपोर्ट है द लेंस के नेशनल ब्यूरो हेड आवेश तिवारी की। साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पर भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। एक बड़े मीडिया खुलासे में यह सामने आया था कि डीलरशिप सिलेक्शन बोर्ड के जरिए आवंटित किए गए करीब 3150 से अधिक पेट्रोल पंप, एलपीजी और केरोसिन की एजेंसियां भाजपा और संघ से जुड़े नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके रिश्तेदारों को बांटी गई थी। यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी के कुछ करीबियों और रिश्तेदारों के नाम भी इसमें सामने आए थे। विपक्ष के भारी हंगामे और इन आरोपों के बाद अपनी सरकार की छवि बचाने के लिए प्रधानमंत्री वाजपेयी ने जनवरी 2000 के बाद से आवंटित किए गए सभी 3158 पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों के आवंटन को तुरंत रद्द करने का कड़ा फैसला लिया था। सरकार ने इसके बाद पुरानी आवंटन प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया और भविष्य के आवंटन के लिए पारदर्शी खुली नीलामी की नीति लागू की। यह दिगर है कि अटल जी की सरकार पर बाद में कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन अटल जी भ्रष्टाचार को लेकर अंत तक जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते रहे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उनका यह जुमला बेहद प्रसिद्ध हुआ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। न खाता हूँ न खाने दूंगा। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के कथित मामलों को लेकर ईडी और सीबीआई के ताबड़तोड़ छापे पड़ने लगे, गिरफ्तारियां होने लगी। लेकिन गजब यह हुआ कि अपनी पार्टियों को छोड़ने और तोड़ने वाले नेताओं को बड़े बड़े पद दे दिए गए। भ्रष्टाचार के मामलों में जिन्हें सजाएं मिलनी चाहिए थी, उनमें से कई मुख्यमंत्री बना दिए गए। पत्रकार आदित्य सिंह कहते हैं कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां ईडी नहीं होती। मध्य प्रदेश में तो पता ही नहीं लगता ईडी है या नहीं है। गजब यह रहा कि भ्रष्टाचार के ज्यादातर गंभीर आरोपों को भाजपा ने विपक्ष की दुर्भावना बताकर खारिज कर दिया। हालांकि हाल के दोनों घोटालों पर फिलहाल बीजेपी खामोश है। पिछले 12 वर्षों के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्ष और विभिन्न संगठनों द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मुख्य आरोपों की अब बात करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड विवाद, विपक्ष ने इसे आधिकारिक भ्रष्टाचार का नाम दिया। आरोप लगाया गया कि इसके जरिए शेल कंपनियों, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के डर से कंपनियों से चंदा लिया गया। कंपनियों के नाम भी सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। राफेल डील विवाद, फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद में विमानों की कीमत बढ़ाने और नियमों को ताक पर रखकर एक निजी भारतीय उद्योगपति को ऑफसेट पार्टनर बनाने का आरोप लगा। राहुल गांधी और विपक्ष ने जमकर आरोप लगाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और कैग ने इसमें किसी गड़बड़ी से इनकार किया था। अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर अडानी समूह को अनुचित लाभ पहुंचाने, नियमों में ढील देने और बंदरगाहों, हवाई अड्डों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को ठेका देने का आरोप लगाया। अडानी समूह पर अमेरिका में फ्रॉड के आरोप लगे तो सरकार ने समन तक तामील नहीं कराया। पीएम केयर्स फंड की पारदर्शिता, कोविड-19 महामारी के दौरान बनाए गए इस फंड को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया कि इसे कैग ऑडिट और आरटीआई के दायरे से बाहर रखकर पारदर्शिता से समझौता किया गया। एजेंसियों का दुरुपयोग, वॉशिंग मशीन का आरोप, विपक्ष का लगातार आरोप रहा है कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने के लिए किया जाता है और भाजपा में शामिल होते ही उन नेताओं के खिलाफ मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। नोटबंदी, 2016 की नोटबंदी को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया कि इसके जरिए बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद करने का खेल हुआ
और आम जनता को परेशान किया गया। ये नहीं भूला जाना चाहिए कि आजादी के बाद से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के महज आरोपों पर इस्तीफे लिए हैं। कथित कोयला घोटाला और कैग घोटाले की वजह से मनमोहन सिंह की सरकार चली गई, जो कि बाद में ये सारे केसेस झूठे साबित हुए। आजादी के बाद से कांग्रेस ने अपने 3 मुख्यमंत्रियों और 1 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों के भ्रष्टाचार के आरोपों पर इस्तीफा लिया है। ये भी नहीं भूला जाना चाहिए कि सिर्फ आरोपों पर ही असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा से राहुल गांधी ने दूरी बना ली थी। कांग्रेस द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों पर लिए गए इस्तीफों की एक लंबी फहरिस्त है। अब जानिए कि कांग्रेस ने कब कब किसका किसका इस्तीफा लिया। आजादी के बाद से 3 मुख्यमंत्रियों और दर्जनों केंद्रीय मंत्रियों का इस्तीफा कांग्रेस ने इसी बिना पर लिया। सबसे पहले बात करते हैं प्रताप सिंह कैरो, पंजाब से थे। वर्ष 1964 में दास आयोग की एक रिपोर्ट में भाई भतीजावाद और पद के दुरुपयोग के आरोप सही पाए जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। AR अंतुले, महाराष्ट्र। वर्ष 1982 में इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान ट्रस्ट के लिए बिल्डरों से जबरन धन उगाही सीमेंट घोटाला के आरोप में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। अशोक चौहान, महाराष्ट्र। साल 2010 में मुंबई के चर्चित आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में नाम आने और अपनों को फ्लैट आवंटित कराने के आरोपों के बाद कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर उन्होंने पद छोड़ा था। स्वतंत्रता के बाद से कांग्रेस और उसके समर्थित गठबंधनों में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इस्तीफा देने वाले प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों की सूची भी आप सुनिए। टी कृष्णमाचारी, 1958। स्वतंत्र भारत का पहला बड़ा घोटाला माने जाने वाला मुंदड़ा कांड, जिसमें LIC द्वारा हरिदास मुंदड़ा की कंपनियों के शेयर अवैध तरीके से खरीदने का मामला था। इसके बाद नेहरू कैबिनेट के वित्त मंत्री से उन्होंने इस्तीफा दिया। KD मालवी, 1963। सिराजुद्दीन एंड कंपनी नाम की एक निजी फर्म से कांग्रेस उम्मीदवार के लिए पैसे लेने के आरोपों के बाद नेहरू मंत्रिमंडल के खान और ईंधन मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सुखराम, 1996। नरसिम्हा राव सरकार में संचार मंत्री रहे सुखराम के ठिकानों से CBI ने करोड़ों रुपए नकद बरामद किए थे, जिसके बाद टेलीकॉम घोटाले के आरोपों में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। A राजा, 2010। UPA 2 सरकार में DMK कोटे से दूरसंचार मंत्री थे। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में नाम आने और कैग की रिपोर्ट आने के बाद भारी दबाव में इस्तीफा दिया। बाद में ये आरोप फर्जी साबित हुए। दयानिधि मारन, 2011। UPA 2 सरकार में कपड़ा मंत्री रहे मारन पर यह आरोप था कि उन्होंने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रहते हुए एयरसेल मैक्सिस सौदे में दबाव बनाया, जिसके बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। पवन कुमार बंसल, 2013। UPA 2 सरकार के रेल मंत्री थे। उनके भांजे को रेलवे बोर्ड में प्रमोशन दिलाने के बदले कथित तौर पर 90 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए CBI ने पकड़ा था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। अश्विनी कुमार, 2013। UPA 2 सरकार में कानून मंत्री थे। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की CBI जांच रिपोर्ट में कथित तौर पर मंत्रालय स्तर पर बदलाव या हस्तक्षेप करने के आरोपों के कारण विवादों में घिरे और इस्तीफा दिया। ये आरोप भी झूठे साबित हुए। वीरभद्र सिंह, 2012। UPA 2 सरकार में केंद्रीय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्री थे। शिमला की एक अदालत द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के पुराने मामले में आरोप तय किए जाने के बाद पद से इस्तीफा दिया। शिबू सोरेन, 2004। केंद्रीय कोयला मंत्री पद से इस्तीफा दिया। हत्या मामले में वारंट जारी होने और गिरफ्तारी से बचने के बाद PM मनमोहन सिंह ने इस्तीफा मांगा। वह फरार भी रहे थे। झारखंड CM पद से भी उन्होंने कई बार इस्तीफा दिया। नटवर सिंह, 2005। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता थे। UN की ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। रिपोर्ट में नटवर सिंह और कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलने की बात सामने आई। आरोप था कि उनके बेटे और परिवार को लाखों बैरल तेल का गैरकानूनी फायदा मिला। वॉल्कर की रिपोर्ट आने के बाद जांच के लिए विदेश मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में कांग्रेस से भी निलंबित हुए। यानी कि पिछले 12 सालों में जब से NDA सरकार है, एक बात बार बार साफ दिख रही है, सरकार सामूहिक जिम्मेदारी लेने से कतरा रही है। हर बार दोषी व्यक्ति, अधिकारी या ठेकेदार पर कार्रवाई होती है, लेकिन सरकार की सामूहिक और नैतिक जिम्मेदारी दिखाई नहीं देती। किसी भी लोकतंत्र में सरकार की पहचान उसकी जवाबदेही से होती है। बड़े बड़े दावे, भव्य भाषण और डीम प्रोजेक्ट तो बहुत हैं, लेकिन जब सवाल उठता है कि हजारों युवा, मजदूर, किसान और आम नागरिक क्यों अपनी जान गंवा रहे हैं, अब तो स्टूडेंट्स भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं, आखिर वो क्यों परेशान हैं, तो न्यूनतम जवाबदेही भी नजर नहीं आती। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ शब्द नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। क्या वाकई
हम वो भारत बन रहे हैं जहां पीड़ितों की आवाज दबा दी जाती है और सिस्टम बचाने की कोशिश होती है। क्या सोचते हैं आप इस पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट थी द लेंस के सहयोगी आवेश तिवारी की।